एवं वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं। वीडियोज़ काफ़ी पसंद की जा रही हैं। इसके लिए मैं उन सभी स्टूडेंट्स का, टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ जिनके द्वारा मोरल सपोर्ट किया जा रहा है। आज हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन 12th के एग्ज़ाम के साथ साथ जीके के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सीरियसली सुनिएगा और साथ साथ नोट करते जाइएगा। हम बात करें पुनर्गठन की, इसका मतलब है राज्यों का गठन हो चुका था। जहाँ पर भी संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर 2 सरकारें होती हैं, एक केंद्र की और दूसरी राज्यों की। और भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय शासन प्रणाली की स्थापना कर दी जाती है। मीन्स ब्रिटिश शासन के दौरान ही भारत में संघीय प्रणाली लागू हो जाती है, राज्यों का गठन किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन किया था और उसी दौरान से राज्यों के पुनर्गठन की बात हो रही थी कि स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ये आशा जताई थी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा अगर संभव हुआ तो। अब राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता के बाद तो और भी आवश्यक हो गया था, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे देश का विभाजन भी हुआ था। भारत 2 हिस्सों में बंट गया था। इसके अलावा बहुत सारी देशी रियासतों को, लगभग 565 देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और तीसरी बात, स्वतंत्रता के बाद भी भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ। और चौथी इम्पोर्टेंट बात, कई सारे क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी। इसलिए अंतरिम सरकार ने 1948 में राज्य पुनर्गठन कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे श्याम कृष्ण धर। कई बार जीके में पूछ लिया जाता है, धर आयोग का गठन कब और किस लिए किया गया? गठन हुआ 1948 में, किस लिए? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। लेकिन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है, क्योंकि भारत में, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, इसलिए तो हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश हो जाएंगे। तो कमेटी ने सिफारिश की कि भाषा की बजाय राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर किया जाए। कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। अब अंतरिम सरकार ने एक और कमेटी का गठन किया दिसंबर 1948 में। कमेटी का नाम है, कमेटी है JVP कमेटी। J स्टैंड फॉर जवाहरलाल, V स्टैंड फॉर वल्लभ भाई पटेल, P स्टैंड फॉर पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। कमेटी कब गठित होती है? दिसंबर 1948 में। कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इस कमेटी ने भी ये बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना संभव नहीं है, अपितु राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर किया जाए, जिसका विरोध मोस्टली साउथ के राज्यों ने, और जो क्षेत्र भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे, उन्होंने दोनों कमेटी की रिपोर्ट का विरोध किया। और इन क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए आंदोलन शुरू हो गए। सबसे ज़बरदस्त आंदोलन हुआ मद्रास प्रांत में। मद्रास प्रांत बहुत बड़ा प्रांत था। वहाँ पर मद्रास प्रांत के तमिल भाषी जो लोग थे, उन्होंने मांग की कि मद्रास से अलग तमिल भाषी लोगों का एक अलग राज्य बनाया जाए। वो कौन सा हो? आंध्र। तो मद्रास राज्य में आंदोलन शुरू हो गया 1952 में। किसके लिए? तमिल भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र राज्य के गठन के लिए। अब आंदोलन का नेतृत्व किया एक बहुत फेमस गांधीवादी नेता थे, पोटी श्री रामल्लू। आंदोलन का नेतृत्व किया पोटी श्री रामल्लू ने। वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए कि जब तक आंध्र राज्य का गठन नहीं होता वो आमरण अनशन जारी रखेंगे। और 56 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद आंदोलन हिंसक हो जाता है, क्योंकि कई सारे विधायकों ने रिजाइन दे दिया, लोग सड़कों पे आ गए
और सरकार को पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें लोगों को, बहुत सारे लोगों को चोट भी आई और कई सारे लोग मारे भी गए। अब आंदोलन हिंसक हो जाता है, और जब आंदोलन चल रहा था दोनों कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर, इधर से मांग हो रही भाषा के आधार पर, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं कर पाती। लेकिन अब रामल्लू की डेथ के बाद जो आंदोलन हिंसक होता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन करना पड़ता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1952 में घोषणा की कि तमिल भाषी लोगों का अलग आंध्र राज्य बना दिया जाएगा। ये क्या होती है घोषणा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र राज्य के गठन की घोषणा कब की? दिसंबर 1952 में। और अलग आंध्र राज्य बनता है 1953 में। इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। कई बुक्स में आता है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? दिसंबर 1952 में। कहीं होता है 53, कहीं होता है 56, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा। दिसंबर 1952 में आंध्र राज्य के गठन की घोषणा होती है। 53 में आंध्र राज्य गठित कर दिया जाता है, और 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन होता है। अन्य जो राज्यों का, 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो उसका भी पुनर्गठन हुआ था। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, आई थिंक समझ में आ गए होंगे। दिसंबर 52 में आंध्र राज्य गठन की घोषणा होती है, 53 में गठन हो जाता है, और 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन होता है। यहाँ पर एक सवाल और इम्पोर्टेंट बनता है, अक्सर जीके में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? तो हमारा जवाब होगा आंध्र या आंध्र प्रदेश। कई बार ऑप्शन में दोनों ही होते हैं, आंध्र भी होता है, आंध्र प्रदेश भी होता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आंध्र और आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन होते हैं, ए आंध्र, बी आंध्र प्रदेश, सी पंजाब, गुजरात, कोई भी राज्य। तो यहाँ पर हमें दिक्कत होती है कि राइट हम किसको माने। तो यहाँ पर हम अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम राइट करेंगे आंध्र को। भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र का या फिर आंध्र प्रदेश का। अब आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य क्षेत्रों में जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हो रही थी, उसने और ज़्यादा जोर पकड़ा, संघर्ष और ज़्यादा, लोग और ज़्यादा सक्रिय हो गए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन का और गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 में। 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग और गठित किया, जिसे हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। कब? 1953 में। इसके हेड थे फजल अली। कई बार यूँ भी पूछ लिया जाता है, फजल अली आयोग का गठन कब और किस लिए किया गया? गठन कब हुआ? 1953 में। किस लिए? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। 3 मेंबर थे, 3 सदस्यीय आयोग था ये। कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन से थे या इनमें से कौन से नहीं थे। तो आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, 2 अन्य मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानिक्कर। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। आयोग का गठन होता है 1953 में, रिपोर्ट दी जाती है 1955 में। अब यहाँ पर इस कमीशन ने भी एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक भाषा का एक राज्य बना दिया जाए या एक भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन कर दिया जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के साथ साथ संस्कृति को भी आधार बना जाए। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रशासनिक कार्यकुशलता को भी आधार बनाया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी, राज्यों के पुनर्गठन में राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी ध्यान रखा जाए, और इसके साथ साथ जन कल्याण का भी ध्यान रखा जाए। तो कमीशन की भी बहुत सारी सिफारिशों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया, और इन सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 1953 में, रिपोर्ट दी जाती है 1955 में, और रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम बनता है 1956 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है 1 नवंबर 1956 में। अधिनियम लागू हुआ 1 नवंबर 1956 में। अब इसके आधार पर भारत में 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। यहाँ पर आपका होमवर्क है कि 14 राज्य कौन से थे और 6 सेंट्रल स्टेट कौन से थे। आज की अगर हम बात करें, आज कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आज हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम अगस्त 2019 से पहले की बात करें तो भारत में कितने राज्य थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के बाद भारत में कितने राज्य रह गए? 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश प्लस हो गए। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया और उसमें 2 सेंट्रल स्टेट बना दिए, जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। इसलिए 2 सेंट्रल स्टेट हमारे प्लस हो गए। सेंट्रल स्टेट हो गए कितने? 9। 28 स्टेट और 9 यूटी या फिर सेंट्रल स्टेट। आज कितने हैं सेंट्रल स्टेट? 8 -1। ये कब माइनस होता है? 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली का दमन और दीव में विलय कर दिया जाता है। इसलिए हमारे सेंट्रल स्टेट बचे 8। दमन और दीव की राजधानी है दमन। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की अगर हम बात करें तो कितने स्टेट हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब राज्यों के पुनर्गठन की मांग अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि राज्यों का पुनर्गठन हो गया है और मांग अभी रुक गई है। अभी भी असम में से बोडोलैंड राज्य के गठन की मांग हो रही है, पश्चिम बंगाल में से गोरखालैंड की, महाराष्ट्र में से विदर्भ की और उत्तर प्रदेश में से हरित प्रदेश की। अभी भी मांगे जारी हैं कि इन राज्यों का और गठन कर दिया जाए। तो यहाँ तक मैं सोचती हूँ समझ में आ गया होगा। अब भाषा को लेकर एक विवाद और चल रहा था कि संविधान निर्माताओं ने, सेकंड वीडियो में हमने समझा था स्टेट और नेशन में डिफरेंस होता है, राज्य और राष्ट्र में डिफरेंस होता है। तो संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। राज्य की भाषा है, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, ध्यान से समझना। संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। संविधान के भाग 17 में, संविधान का भाग 17 और आर्टिकल है 343। 343 के तहत भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया, जिसका गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में क्या हुआ? विरोध हुआ। तो इसको लेकर भी थोड़ी सी राजनीति हमारे देश में हो रही है कि जो राजभाषा हिंदी को बनाया गया उसका साउथ के लोगों ने जोरदार विरोध किया। अब राष्ट्रपति ने 1955 में एक कमीशन का और गठन किया जिसे हम कहते हैं भाषाई आयोग। भाषाई आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। बीजी खेर किसके लिए? जो साउथ के राज्य, गैर हिंदी भाषी राज्य, हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। तो राष्ट्रपति ने उन क्षेत्रों की आधिकारिक भाषा को निश्चित करने के लिए और हिंदी को राजभाषा बनाए रखने की कितनी संभावनाएं हैं, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए कमीशन और गठित किया जिसे हम कहते हैं भाषाई आयोग, जिसका गठन होता है 1955 में, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस आयोग को और इसको एक समझ लेते हैं जबकि दोनों अलग हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात हो रही है। यहाँ पर भाषाई आयोग जो बनाया था, जो राजभाषा हिंदी बनाई गई है, साउथ के राज्य उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में भाषाई आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। क्लियर? अब इसने जो आयोग गठित किया था राष्ट्रपति ने 1955 में, इस कमीशन ने रिपोर्ट दी 1956 में। मुख्य रिपोर्ट क्या थी? इन्होंने
कमीशन में ये दर्शाया गया हिंदी में वो पूरी संभावनाएं हैं कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। थोड़ा सा समझो राजभाषा क्या होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज कि अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए थे, अब ऑफिशियल काम तो करना था ना, पूरे देश में एक ऑफिशियल लैंग्वेज का भी तो होना ज़रूरी था। और हमारी संविधान सभा में इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। हिंदी के साथ साथ 15 साल के लिए इंग्लिश को भी स्वीकार किया गया कि 1965 तक हमारी जो ऑफिशियल काम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम होगा वो 2 भाषाओं में होगा, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। लेकिन साउथ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए कमीशन का गठन होता है। कमीशन ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये बताया कि हिंदी में वो पूरी संभावनाएं हैं कि कि हिंदी को राजभाषा बनाए रखा जा सकता है, पूरे देश में हिंदी को लागू किया जा सकता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, बहुत सारे लोग हिंदी को समझते हैं, हिंदी पढ़ने में और लिखने में इजी है, और हमारा बहुत सारा साहित्य जो है वो हिंदी भाषा में है। लेकिन कमीशन की रिपोर्ट का फिर साउथ के राज्य विरोध करते हैं, इसलिए 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन में त्रिभाषाई फार्मूले की बात हुई। त्रिभाषाई फार्मूले की बात हुई 1959 के सम्मेलन में, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में। त्रिभाषाई मीन्स कि जो सरकारी कामकाज होगा वो 3 भाषाओं में हो सकता है, हिंदी में, इंग्लिश में, प्लस जिस क्षेत्र में वो काम हो रहा है उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में या उस क्षेत्र की ऑफिशियल लैंग्वेज में। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया। राजभाषा अधिनियम पारित होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1963 में। ये किस लिए? क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसका प्रयोग संविधान के अकॉर्डिंग सिर्फ 15 साल के लिए था, इसलिए 1965 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन करना था। इसलिए कानून बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राजभाषा अधिनियम 1963। इसमें मुख्य प्रावधान ये था कि 1965 से 26 जनवरी 1965 से इंग्लिश की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा कामकाज किस में किया जाएगा? हिंदी में किया जाएगा। लेकिन इसका भी बड़े पैमाने पर विरोध होता है, मुख्यतः गैर भाषी जो हिंदी भाषा नहीं बोलते, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। और फिर 1968 में त्रिभाषाई फार्मूला फिर आता है, लेकिन वो भी लागू नहीं हो पाता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है। अब 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है और इनके विदेश मंत्री होते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने यूएनओ में हिंदी भाषा में भाषण दिया, जिसका हमारे देश में कई क्षेत्रों में विरोध हुआ। फिर 1980 में प्रधानमंत्री बनती हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, इलेक्शन भी होते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने फिर कहा कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हिंदी को थोपा नहीं जाएगा। फिर राजीव गांधी की स्टेटमेंट यही आती है। इस तरह हमारे देश में भाषा को लेकर राजनीति होती रहती है, इसका अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अब हम बात कर रहे थे राष्ट्र निर्माण की। सेकेंड वीडियो में हमने किया था राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं। उन बाधाओं में हमने भाषावाद को भी एक बहुत बड़ी बाधा माना था। और जब हमने किया था कि भाषावाद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो हमने स्वीकार किया था कि एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना ज़रूरी है। अब अगर हम भारत की बात करें तो स्टेट की तो लैंग्वेज है हमारी हिंदी, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। हालांकि भाषा का हमारी संस्कृति पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है जितना राजनीति में हुआ है। बहुत सारे नेताओं ने भाषा के मामले को लेकर उलझाया है इसको वोट बैंक के लिए, और वास्तव में ऐसा नहीं है। मानते हैं बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी कल्चर की ये विशेषता है कि हम एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हैं। बावजूद उसके राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और करेंगे आप, ये आपके लिए फिर होमवर्क है। क्या किसी राष्ट्र की मजबूती के लिए या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय भाषा का होना ज़रूरी है? अगर हाँ,
तो उस भाषा में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अभी तक अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें राष्ट्रभाषा डिसाइड करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमारे देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनका वर्णन संविधान की अनुसूची 8 में किया गया है। ये भी कई बार पूछा जाता है, भाषाओं का वर्णन संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 8 में। कितनी भाषाएं? 22। आज 22 भाषाएं हैं। जब संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। क्लियर? चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक दो इम्पोर्टेंट सवाल और रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं। हमारे अध्याय की शुरुआत होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण से, जो उन्होंने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को लाल किले के प्राचीर से दिया था। तो कई बार उस भाषण का नाम पूछ लिया जाता है, जीके में भी और हमारे 12th के एग्ज़ाम में भी, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया था उसका नाम क्या था। तो भाषण था हमारा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हिंदी में इसे कहते हैं भाग्यवधू के साथ चिर प्रतीक्षित भेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है राष्ट्र निर्माण, कि भारत में राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद शुरू नहीं हुई, अपितु स्वाधीनता आंदोलन के साथ ही राष्ट्र निर्माण की शुरुआत होती है। तो उसमें किस किस का योगदान था? महत्वपूर्ण योगदान था। अगर हम भाषा की बात करें तो अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी भाषा में बहुत सारी कविताएं लिखी गई, बहुत सारे पत्र छप रहे थे, पत्रिकाएं छप रही थी। बहुत सारे लेखकों का, बहुत सारे कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो ये जब नारे लग रहे थे, इस तरह कविताएं लग रही थी, तो किसके लिए? राष्ट्र निर्माण के लिए। हमारे चैप्टर में 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हम करेंगे जिसका राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, जो प्रकाशित होती है 1925 में। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक, जो प्रकाशित होती है 1934 में। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। ये प्रकाशित होती है 1946 में। तीनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ए नेशन इन मेकिंग, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो प्रकाशित होती है 1934 में, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो प्रकाशित होती है 1946 में। तो इन तीनों पुस्तकों का भारत में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। नेता पूछे तो मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया? बहुत ही फेमस नेता थे, मुस्लिम नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। वो भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में नहीं थे। उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। कई बार जीके में यही पूछ लिया जाता है कि किस नेता को सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है, तो आंसर होगा हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान को। एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपके लिए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर क्या भारत का विभाजन किया जाना सही था? अगर नहीं तो क्या विभाजन को रोका जा सकता था? ये आपके लिए होमवर्क है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का संदर्भ बनाते हुए आप लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि स्वतंत्रता के दौरान जब राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, बहुत सारे कवि, लेखक, बहुत सारे हमारे नेता अंग्रेजों को विरुद्ध लड़ रहे थे। ऐसे माहौल में और राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, ऐसे माहौल में एक सिद्धांत आता है द्विराष्ट्र का सिद्धांत, कि भारत में एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र मान लिए जाते हैं। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। क्या ये सही था? जबकि विभाजन के बाद लगभग 4.5 करोड़ मुसलमान हमारे देश में रह गए थे जिन्होंने उस सिद्धांत को माना ही नहीं था। मीन्स उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान से अलग राष्ट्र माना ही नहीं था। तो क्या ऐसे माहौल में द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किया जाना उचित था?
क्या भारत के विभाजन को रोका जा सकता था? ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।